यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदना। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से चल रही होगी। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार शानदार और ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, जो हमारी क्लास है आज की एएलपी साइंस की शानदार ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, आज की इस क्लास में पहले हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे ही क्लास की एंडिंग होगी वहाँ पे हमने वन लाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, वन लाइनर, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, इसी प्रकार से हमारी डेली क्लास होती है। डेली सुबह 8 बजे आप लोग के सामने हमारी क्लास आ जाती है। साथियों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है, जो बेहद महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथियों, आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह डीएनए होना है? इनमें से किस में डीएनए होता है? कुल मिला के ऐसा प्रश्न हमसे पूछा गया है। लिखने की वर्डिंग थोड़ा सा अलग है, बस आपको समझना अपनी तरीके से, ठीक है। ऑप्शन है सूत्रकणिका, केंद्रक, हरितलवक, सूत्रकणिका, गल्जिकाय, केंद्रक, सूत्रकणिका, जीवद्रव्यकला, केंद्रक, हरितलवक, केंद्रक या राइबोसोम। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह डीएनए होता है? ठीक है, किसमें डीएनए होता है तो ध्यान देना है। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका, केंद्रक और हरितलवक। क्या हो जाएगा? सूत्रकणिका, केंद्रक और हरितलवक। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्या अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? जी हाँ साथियों, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? ऑप्शन ए है एक नाइट्रोजन क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। ऑप्शन बी है एक नाइट्रोजनी क्षारक, राइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। ऑप्शन सी है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, राइबोस करा और फॉस्फेट समूह, या केवल एक नाइट्रोजन। तो साथियों, जो डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है उसमें एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह सम्मिलित होता है। यानी कि ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह सम्मिलित होता है डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। किसी देश की गाय टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है? जी हाँ, किस देश की गाय टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत या डेनमार्क? तो टी कप काऊ के नाम से भारत की गायों को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है? इनमें से कौन सी गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है? क्या ध्यान देना है? गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है हरियाणा, अमृत महल, साहिवाल या नागौर? तो जो साहिवाल होती है वह गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल होती है। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्या अगला प्रश्न क्या है? थार प्रकार किस पशु की नस्ल है? जी हाँ साथियों, थार जो प्रकार किस पशु की नस्ल है? गाय, भैंस, बकरी या भेड़? तो जो थार प्रकार होती है वह गाय की एक नस्ल का नाम है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देना है। सुजाता किस पशु की प्रजाति है? इनमें से जो सुजाता है वह किस पशु की प्रजाति है? गाय की, बकरी की, भेड़ की या इनमें से कोई नहीं? तो सुजाता भी गाय की एक प्रजाति का नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गाय की एक प्रजाति का नाम सुजाता होता है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? चिकनी अंतः द्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है? जी हाँ, मतलब कि अपन से प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि अंतर्द्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक इनमें से कौन सा कार्य होता है? ठीक है, क्या उसका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का, लिपिड संश्लेषण का, जैव अणुओं का भंडारण या विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण करना? तो अंतर्द्रव्य जालिका का अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य होता है विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण करना। क्या? विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण करना, यानी बाहर निकालना। ऑप्शन ए डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता? इनमें से कौन ऐसा है जो डीएनए मजबूत होता है? इनमें निम्नलिखित में से डीएनए मौजूद रहता है किंतु आरएनए मौजूद नहीं रहता है? थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, ये साइटोसिन। तो इनमें से जो सारे तत्व हैं इनमें से एक ऐसा तत्व ढूंढना है जो डीएनए में मौजूद होता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं होता, तो वह थायमिन होता है। एडेनिन डीएनए आरएनए दोनों में होता है, ग्वानिन डीएनए आरएनए दोनों में होता है, और साइटोसिन भी डीएनए और आरएनए दोनों में होता है। लेकिन थायमिन डीएनए में होता है लेकिन आरएनए में थायमिन नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देना है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है?
जी हाँ, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है, क्या कार्य होता है? प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रतिकृति बनाना या अनुवाद करना। तो आरएनए का प्राथमिक जो कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या? प्रोटीन संश्लेषण करना आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? राइबोसोम्स होते हैं। जी हाँ, जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स या इनमें से कोई नहीं। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वह आरएनए होते हैं। क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। जी हाँ, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। क्या होते हैं? केंद्रकीय झिल्ली में, कोशिका कला में, लाइसोसोम में या गुणसूत्र में। तो अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्रों में होते हैं। क्या होते हैं? अनुवांशिक जो जीन और जिनको अनुवांशिक यूनिट बोलते हैं वो डीएनए में होते हैं। डीएनए के द्वारा ही वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अगला हो जाएगा डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? जी हाँ, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? जैकब तथा मोनार्ड द्वारा, वाटसन तथा क्रिक द्वारा, एच.जी. खुराना द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा दी गई थी? डीएनए की वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दी गई थी। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? इनमें से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले डीएनए को अलग किया था? फ्रेडरिक हॉफमैस्टर, अल्फ्रेड कोसल, फोबस लेवेने, वाटसन तथा क्रिक। तो साथियों हमारा प्रश्न क्या है? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो फोबस लेवेने। क्या हो जाएगा? फोबस लेवेने ने डीएनए को सबसे पहले अलग करने का कार्य किया था। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? डीएनए के दो स्ट्रैंड बंध होते हैं। जी हाँ, डीएनए के दो स्ट्रैंड बंध होते हैं। कौन से इसमें से बंध का नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा, सहसंयोजक बॉन्ड्स द्वारा, स्थिर वैद्युत बल द्वारा या वंडरवाल्स बल द्वारा। तो जो डीएनए के जो स्ट्रैंड बंध होते हैं वह हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा बंधे होते हैं। क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा बंधे होते हैं। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? डीएनए के एक तंतुगत स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है कि डीएनए के एक तंतुगत स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्थानांतरण, अनुलेखन, प्रतिकृतियन या उत्परिवर्तन। तो डीएनए के एक तंतुगच्छ से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की जो प्रक्रिया होती है वह अनुलेखन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुलेखन कहलाती है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? डीएनए के एक तंतुगच्छ से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के जो प्रतिरूपण है वह अनुलेखन कहलाता है। ये थे अब ही हम आपको ऑप्शन दे रहे थे। अब हम डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट से डायरेक्ट। ठीक है, प्रश्न को पढ़ना और उसका जवाब दीजिएगा। जैसा कि पहला प्रश्न है वन लाइनर का, आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? एम्पियर। ठीक है, आवेश की मात्रा क्या है? एम्पियर। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट में पाया जाता है। ठीक है, डायनामाइट में क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। शरीर में एनीमिया जो रोग होता है वह आयरन की कमी से उत्पन्न होता है। ठीक है, डायरेक्टली बातें याद रखनी, एग्जाम में काफ़ी बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल। जी हाँ साथियों, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक। जी हाँ साथियों, जो वायुमंडल की हवा होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या उपस्थित होता है? तो नाइट्रोजन 78.03% उपस्थित होता है। गैसोहॉल बनता है। जी हाँ, गैसोहॉल किससे बनता है? पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। किससे? पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहॉल बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? जी हाँ, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से अंधापन रोग होता है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के दो मुख्य अपरूप कहलाते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जो जांघ में पाई जाती है। ठीक है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती। कितनी? 206। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज की थी। अगला,
पानी का अधिकतम घनत्व, जी हाँ, पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? ओजोन की जो परत होती है वह सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है, जी हाँ, डायनेमो का आर्मेचर इस्पात से बना होता है। डायनेमो का जो आर्मेचर है वह इस्पात से बना होता है। अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन, जी हाँ, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद पर होगा तो उसका वजन कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी के वजन का 1/6 चंद्रमा पर हो जाता है, 1/6 हो जाता है, तो 600 था तो 100 हो जाएगा। सोना का आपेक्षिक घनत्व, सोना का जो आपेक्षिक घनत्व होता है 19.30 होता है। ठोस कोण की इकाई है, तो जो ठोस कोण होता है उसकी इकाई होती है स्ट्रेडियन। क्या होती है? स्ट्रेडियन ठोस कोण की इकाई होती है। अगला प्रश्न क्या है? गणना में सहायक, जी हाँ, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में, प्रश्न कि गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की थी? तो जॉन नेपियर ने गणना में सहायक लघुगणक की संकल्पना की थी। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेगलर ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो मूसला जो जड़ें होती है वह मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। अगला प्रश्न क्या है? प्रोटीन जो कि कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है? प्रोटीन जो कि कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है यह किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो किसके द्वारा संश्लेषित होती है? मुक्त राइबोसोमस द्वारा संश्लेषित होती है। प्रोटीन जो कि कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है यह मुक्त राइबोसोमस द्वारा संश्लेषित होती है। अगला, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है। तो सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत शैवालों की जो संवर्धन होता है, शैवालों का जो संवर्धन होता है उसका वर्णन किया जाता है। अगला, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं लेकिन बीज नग्न रूप में पौधे पर ही लगे रहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं लेकिन बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो हो जाएगा जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किसे जैव उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इनमें से किसे जैव उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? अगला प्रश्न क्या है? तो जैव उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है एजोला को, एजोला को जैव उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एजोला एक क्या है? तो एजोला एक जलीय फार्म है। क्या है? जलीय फर्म जो होता है फार्म, वह एजोला होता है। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई? तो बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइट्स में बीजों की प्रकृति उत्पन्न हुई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बीजों की प्रकृति टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई। अगला प्रश्न क्या है? मिर्गी नामक रोग की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? मिर्गी नामक रोग की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? तो परमेलिया मिर्गी नामक रोग की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? तो परमेलिया नाम के लाइकेन से प्राप्त की जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में भी खाते हैं? तो इंडोकार्पन जो लाइकेन होता है उसको जापान में सब्जी के रूप में भी खाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुलीज नलिका जो होती है, कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए कुलीज नलिका का उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर किसे मापने में प्रयुक्त किया जाता है? तो पायरोमीटर उच्च तापमान को मेजर करने में पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला, साइक्लोट्रॉन किसको तरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जी हाँ, साइक्लोट्रॉन किसको तरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु को तरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन को तरित किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? चंद्र एक्स रे, क्या है? चंद्रा एक्स रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान पर रखा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण कि चंद्रा एक्स रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान पर रखा गया है? तो एस चंद्रशेखर के सम्मान पर चंद्रा एक्स रे दूरबीन का नाम रखा गया है। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो इनमें से जो उपकरण है स्टेथोस्कोप होता है वह चिकित्सकों द्वारा काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। रडार का उपयोग क्या होता है? रडार किस लिए उपयोग की जाती है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करना, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है।
उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन की जो गति है वह स्ट्रेबोस्कोप के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? स्ट्रेबोस्कोप के द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? सूर्य की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्टियोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? जी हाँ, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? तो आइंस्टीन ने चतुर्थ आयाम का परिचय दिया। टैकियन से क्या तात्पर्य है? तो प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलने वाले कण। जी हाँ, प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण जो होते हैं वह टैकियन कहलाते हैं। साथियों, ये थे आज के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो साथियों, ये थी आज की एक शानदार जबरदस्त क्लास। यदि हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। जय जय श्री राम।